सरफराज टीवी देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सैर करने जा रहे हैं यूरोप के एक खूबसूरत और तरक्की याफ्ता मुल्क हंगरी की। ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी बढ़ने की बजाय कम हो रही है। हंगरी का बॉर्डर किन 7 ममालिक के साथ मिलता है? हंगरी में सबसे पहले बैरूनी रेस्टोरेंट कब और कौन सी कंपनी का खोला गया? हंगरी में नए पैदा होने वाले बच्चे का नाम रखने से पहले गवर्नमेंट से मंजूर क्यों कराना पड़ता है? हंगरी दुनिया का सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला मुल्क क्यों है और ये लोग सालाना कितना टैक्स देते हैं? नीज़ हंगरी के बारे में मज़ीद दिलचस्प, हैरानकुन और मुनफरिद हक़ाइक़ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मोहतरम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि हमारा यूट्यूब चैनल सरफराज टीवी ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। दोस्तों, हंगरी यूरोप का ऐसा मुल्क है जो अपनी खूबसूरती और तरक्की की वजह से जाना जाता है। हंगरी 2004 से यूरोप का हिस्सा है, जबकि हंगरी का कुल रकबा 93,028 मुरबा किलोमीटर है, जबकि हंगरी की कुल आबादी 96,90,988 लोगों पर मुश्तमिल है। हंगरी का बॉर्डर 6 ममालिक स्लोवाकिया, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया और यूक्रेन के साथ मिलता है। हंगरी अपना कौमी दिन 22 अगस्त को मनाता है। हंगरी की करेंसी का नाम हंगेरियन फॉरेंट है, जबकि हंगरी की सरकारी ज़बान हंगेरियन है। दोस्तों, हंगरी के दारुल हुकूमत का नाम बुडापेस्ट है, जो कि एक तारीख़ी और एक खूबसूरत शहर है। हंगरी 895 ईस्वी में कुछ मुतहद कबीलों की फेडरेशन के तौर पर सामने आया। शुरू में इस रियासत में हाना बदोश आबाद थे, जबकि इस इलाके के लोग 10वीं सदी ईस्वी में ईसाईयत मज़हब के पैरोकार बनते गए। 972 ईस्वी में ऑर्पड ख़ानदान के शहज़ादे गैज़ा ने हंगरी को ईसाई मगरबी यूरोप में शामिल करना शुरू किया। इसके बाद गैज़ा के बेटे सेंट स्टीफ I ने हंगरी का बादशाह मुकर्रर हुआ। 1241 से 1242 के अरसे के दौरान मंगोलों ने हंगरी पर हमले शुरू किए, जिसमें कई लोगों की जानें ज़ाया हुई। 1285 में एक दफ़ा फिर मंगोलों ने हंगरी पर हमला किया, लेकिन इन्हें शिकस्त हुई। 1439 में हंगरियन ज़बान में बाइबल का तर्जमा किया गया, क्योंकि ये लोग ईसाईयत से उस वक़्त ताल्लुक़ रखते थे। 1521 में सल्तनत उस्मानिया मतलब तुर्कों ने हंगरी के कुछ इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। 1541 में हंगरी 3 हिस्सों में तकसीम हो गया, जो कि 17वीं सदी तक ऐसे ही रहा। हंगरी ने जंग अज़ीम अव्वल और जंग अज़ीम दोम में भरपूर हिस्सा लिया। 1945 से 1999 के दौरान हंगरी सोवियत यूनियन के असर और रसूख में रहा और यहाँ कम्युनिज़म का तूती बोलता था। 1999 में हंगरी कम्युनिज़म से जमहूरियत की तरफ राग़िब हो चुका था, लिहाजा मार्च 1990 में सोवियत यूनियन आर्मी के दस्तों ने हंगरी को छोड़ना शुरू कर दिया और 19 जून 1991 में सोवियत यूनियन के दस्तों में से आखिरी दस्ता भी हंगरी को छोड़ चुका था। दोस्तों, वाटर पोलो हंगरी का कौमी खेल है, जो एक तालाब में खेला जाता है। इसमें एक फुटबॉल इस्तेमाल होता है, जिसे हाथों से दूसरी टीम के नेट में फेंकना होता है। वाटर पोलो खेल 1870 में बरतानिया में ईजाद हुआ था। हंगरी के 13 लोगों के पास नोबल प्राइज़ मौजूद हैं, जिनमें रिचर्ड अडोल्फ, जॉर्ज डी हवेजी और जॉर्ज डी वान और जॉर्ज वान बकैज़ी वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। 1848 के हंगरी इनकलाब के दौरान हंगरी के 13 जनरलों को फांसी लगा दी गई थी, जबकि हर फांसी के बाद शराब के गिलासों को आपस में ऑस्ट्रियन लोगों की जानिब से टकराया जाता था। इसी वजह से 150 साल गुजर जाने के बावजूद हंगरी में शराब के गिलासों को आपस में टकराना ममनू समझा जाता है। अगर हंगरी के झंडे की बात की जाए तो हंगरी के झंडे के रंग वही हैं जो 1848 में थे। झंडे का मौजूदा वर्जन 12 अक्टूबर 1957 को कबूल किया गया था। झंडे में मौजूद सफ़ेद रंग हंगरी में मौजूद दरियाओं को ज़ाहिर करता है और झंडे में मौजूद सब्ज़ रंग पहाड़ों को, जबकि सुर्ख रंग हंगरी में हुई काफ़ी जंगों में बहे खून को ज़ाहिर करता है। हंगरी के दारुल हुकूमत में मौजूद पार्लियामेंट बिल्डिंग दुनिया की तीसरी बड़ी पार्लियामेंट बिल्डिंग है, जबकि उस शहर की सबसे बड़ी इमारत है, जबकि ये मुतासर कुन इमारत यूरोप की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है। दोस्तों, हंगरी में 5वीं सदी ईस्वी से कसरत से शराब पैदा की जाती है। उस वक़्त के किंग कैरोले ने तोजाक वाइन रीजन का इलाका शराब का कौमी इलाका करार दिया था और यह दुनिया का सबसे पहला सरकारी इलाका था जहाँ पर शराब पैदा की जाती थी। हंगरी ने हर ओलंपिक्स में जिसमें इन्होंने शिरकत की है गोल्ड मेडल ज़रूर जीता है। हंगरी की ज़बान एक मुनफरद ज़बान है जो कि सीखना इंतहाई मुश्किल काम है।
اور خاص طور پر یہ یورپ میں ایسی کوئی بھی زبان نہیں ہے جو ہنگرین زبان کی طرح کی ہو۔ ہنگری یورپ کا سب سے پرانا ملک ہے جو 895 عیسوی میں قائم ہوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہنگری فرانس اور جرمنی سے بھی پرانا ہے۔ ہنگری میں سب سے پہلا انٹرنیشنل فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ 29 اپریل 1988 میں کھولا گیا اور یہ اعزاز میک ڈونلڈ کو حاصل ہے۔ یہ ریسٹورنٹ ہنگری کے دارالحکومت بوڈاپیسٹ میں کھولا گیا تھا۔ دوستو، ہنگری میں والدین اپنے نئے پیدا ہونے والے بچے کا نام تب تک نہیں رکھ سکتے جب تک کہ اسے گورنمنٹ سے منظور نہ کرا لیا جائے۔ ہنگری میں پہلے سے سرکاری طور پر منظور کیے گئے ناموں کی ایک فہرست موجود ہے، جن میں سے ایک نام منتخب کرنا ہوتا ہے، اور اگر آپ اس لسٹ کے برعکس کوئی نام رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایک عدد نام کی منظوری کے لیے درخواست دینا ہوگی۔ ہنگری میں سالانہ تقریباً 1.5 کروڑ لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ 2002 میں دنیا کے 13ویں نمبر پر سب سے زیادہ لوگوں نے سیاحت کی غرض سے ہنگری میں سفر کیا تھا۔ ہنگری کا پورا نام ہنگرین ریپبلک ہے۔ ہنگری کی 60% آبادی شہروں میں رہتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ہنگری کی آبادی ہر سال بڑھنے کی بجائے کم ہو رہی ہے۔ ہنگری دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے ملکوں میں سے ایک ہے۔ یہاں پر لوگوں کو اپنی ساری کمائی میں سے 38% حصہ ٹیکس کی صورت میں ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہنگری دنیا کا واحد ملک ہے جس نے نیٹو میں شمولیت کے لیے اپنے ملک میں ایک ریفرنڈم کرایا تھا کہ آیا نیٹو میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے یا نہیں، جبکہ ہنگری نے 1999 کو باقاعدہ طور پر نیٹو میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ دوستو، اگر ہنگری میں بسنے والے مذاہب کی بات کی جائے تو ہنگری میں 37% رومن کیتھولکس آباد ہیں، جبکہ باقی مذاہب میں یونانی، آرتھوڈاکس اور یہودی آباد ہیں، اور تقریباً 18% لوگ لامذہب ہیں۔ ہنگری کا GDP 139.1 بلین ڈالر ہے، جبکہ ہنگری سالانہ 125.75 بلین ڈالرز کی اشیاء برآمد کرتا ہے، جس میں مشینری، آلات، کھانے پینے کی اشیاء، ایندھن اور بجلی وغیرہ شامل ہیں۔ ہنگری یہ اشیاء جرمنی، رومانیہ، اٹلی، آسٹریا، سلوواکیہ، فرانس اور پولینڈ کو فروخت کرتا ہے، جبکہ ہنگری 115.63 بلین ڈالرز کی اشیاء درآمد کرتا ہے، جس میں مشینری، خام مال، ایندھن اور فوڈ پروڈکٹس شامل ہیں۔ یہ اشیاء چائنا، جرمنی، نیدرلینڈ، آسٹریا، پولینڈ، اٹلی، فرانس اور سلوواکیہ سے خریدی جاتی ہیں۔ اگر فوج کی بات کی جائے تو ہنگری کی فوج 36,000 جوانوں پر مشتمل ہے، جبکہ ہنگری سالانہ 1.81 بلین ڈالرز اپنی فوج پر خرچ کرتا ہے۔ دوستو، ہنگری میں پارلیمنٹری نظام رائج ہے، جس میں ملک کے سربراہ کے طور پر صدر، جبکہ گورنمنٹ کے سربراہ کے طور پر وزیر اعظم کام کرتا ہے۔ دوستو، یورپی ملک ہنگری پر بنائی گئی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سرفراز ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایسی ہی کسی دوسری معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے سرفراز سرور کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔